नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं मशहूर व्यंग्यकार शरद जोशी का एक निबंध लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसका शीर्षक है तुम कब जाओगे अतिथि। और यह निबंध कक्षा 9वीं के स्पर्श भाग 1 में संग्रहित है। कक्षा 9वीं के लिए यह पाठ लगा है। तो आइए सबसे पहले लेखक परिचय करते हैं, उसके बाद इस पाठ को करेंगे और मैं फिर उसके बाद नया जो वीडियो बनाऊंगा उसमें इस पाठ से संबंधित कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न एवं जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कि जो बहुविकल्प या प्रश्न बनेंगे, इन दोनों को समाहित करते हुए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो आज मैं सबसे पहले आपको इस पाठ को एक्सप्लेन कर देता हूं। बहुत से बच्चों ने मेरे पास सामने ये रखा कि सर आप पाठ को एक्सप्लेन भी किया कीजिए, तो इसलिए मैं आज नए तरीके से पाठ को पीडीएफ रखकर एक्सप्लेन करता हूं। उसके जैसे मैं क्लास में कर देता हूं, जैसे मैं स्कूल में करता हूं, उसी तरह से मैं आपके लिए भी वीडियो में भी एक्सप्लेन करूंगा और फिर उसके कॉम्पिटेंसी आधारित और बहुविकल्पीय प्रश्न, ये दोनों प्रश्न करवाऊंगा। तो आइए सबसे पहले लेखक परिचय और उसके बाद फिर पाठ को एक्सप्लेन करेंगे। लेखक का नाम शरद जोशी और इनका जन्म 1931 में हुआ। शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 1931 में 21 मई को हुआ। इनका बचपन कई शहरों में बीता। कुछ समय तक यह सरकारी नौकरी में रहे। ये 31 मई 1931 और फिर इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियां लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग लेखन ही करने लगे। इन्होंने व्यंग लेख, व्यंग उपन्यास, व्यंग कॉलम के अतिरिक्त हास्य व्यंगपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद भी लिखे। हिंदी व्यंग को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी जी का एक प्रमुख स्थान है। ये ध्यान दीजिए, हिंदी व्यंग में हरिशंकर परसाई के बाद अगर किसी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है तो वह शरद जोशी जी का है। और एक बात और, कवि सम्मेलनों में गद्य लेकर भी बहुत चर्चित रहते थे। गद्य में इनका जो व्यंग है उन्हें लोग सुनने के लिए बेताब रहते थे। कई बार मैंने दूरदर्शन पर इनको सुना भी है। शरद जोशी की प्रमुख व्यंग कृतियां हैं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, तिलस्म, रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन। 2 व्यंग नाटक है, अंधों का हाथी और एक था गधा। एक उपन्यास है मैं केवल मैं उर्फ कमलमुख बीए। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है। मुहावरों और हास परिहास का हल्का स्पर्श देकर इन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया है। धर्म, अध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण, कुछ भी शरद जोशी की पैनी नज़र से बच नहीं सका है। इन्होंने अपनी व्यंग रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों का बेबाक चित्रण किया है। पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित भी होता है और कुछ सोचने को विवश भी होता है। प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले आते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते, भले ही उनका टिके रहना मेजबान पर कितना ही भारी क्यों न पड़े। अच्छा अतिथि कौन होता है? वह जो पहले से अपने आने की सूचना देकर आए और 1-2 दिन मेहमानी करा के विदा हो जाए, या वह जिसके आगमन के बाद मेजबान वह सब सोचने को विवश हो जाए जो इस पाठ के मेजबान निरंतर सोचते रहे। अब ये प्रश्न है लेखक के सामने कि अच्छा अतिथि कौन है। अब देखिए, आइए देखते हैं कि आइए अब हम पाठ करते हैं। करें, आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घूमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। अब ये लेखक के सामने यह प्रश्न है
कि आखिर आखिर लेखक जो है जो सोचता है कि मेहमान इतने दिनों से रह रहा है, चौथा दिन है, लगातार रहने का चौथा दिन, तो लेखक कह रहा है कि वह कब जाएगा। तुम जहां बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। देख रहे हो ना, इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूं। पिछले 2 दिनों से, लेखक कह रहा है कि पिछले 2 दिनों से मैं, विगत यानी पिछले, गुजरा हुआ 2 दिनों से मैं तुम्हें तारीखें बदल कर कैलेंडर बदल रहा हूं। तुम जानते हो ना, पहले, अब तो मोबाइल का समय है और मोबाइल में कैलेंडर अब हम दीवारों पर नहीं टांगते हैं, लेकिन एक समय था कि कैलेंडर हम टांगते थे, देवी देवताओं के कैलेंडर टांगते थे, अच्छे चित्र टांगते थे। तो अब उस तरह से नहीं है। अब फैशन जो दीवारों पर पेंटिंग, महंगी महंगी पेंटिंगें हम टांग लगाते हैं, कैलेंडर नहीं लगाते, लेकिन पहले का समय में लगाया जाता था। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती हैं। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूं। लेखक 2 दिनों से लगातार, पिछले 2 दिनों से तारीखें बदलता है, कैलेंडर के पेज पलटता है, जिससे कि लेखक मेजबान को बता सके, मेहमान को बता सके कि कितने दिन हो गए तुम्हें मेहमान नवाजी करते हुए। अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा दिन, सतत निरंतर आतिथ्य मेहमानी का चौथा दिन है, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। तुम्हारे जाने की कोई संभावना नहीं है, कोई क्लू नहीं है, कोई आशा दिखाई नहीं देती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने दिन समय चांद पर नहीं रुके थे। ये ध्यान हो कि जो चांद पर गए थे दोनों वैज्ञानिक, तो वे भी इतने दिनों तक नहीं रुके थे जितने तुम इतने कम समय में, इतनी छोटी सी यात्रा करने के बाद जो तुम आकर रुके हो। अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके हो। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित किया और तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैजनी चट्टान देख ली। यानी तुमने एक संबंध मुझसे स्थापित किया, निजी संबंध, व्यक्तिगत संबंध, पर्सनल रिलेशन, और उसके बाद मेरी तुमने आर्थिक सीमा, मैं क्या कर सकता हूँ, कितनी दूर तक मैं कितना आर्थिक बोझ सह सकता हूँ, ये भी तुम जानते हो। उसके बाद भी तुम इतने दिनों तक रुके हुए हो। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके, यानी जितना तुम्हें पैसे खर्च करवाना था करवा चुके हो। अब तुम लौट जाओ। अतिथि, तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है, बिल्कुल उपयुक्त समय है, हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? क्या तुम्हारी, देखिए शब्द का चयन कैसे किया है, व्यंग तो वहीं पे मजा आता है। शब्दों का जो प्रयोग होता है वहां पर व्यंग निस्सरित होता है, व्यंग निकलता है। क्या कह रहा है, क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती है? क्या धरती तुम्हारी नहीं पुकारती है? उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। जिस दिन तुम आए थे उस दिन मेरा हृदय जो है किसी अज्ञात आशंका से, अनहोनी से, किसी ऐसी दुर्घटना घटने से धड़कने लगा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया और मेरा बटुआ जो है वह भी कांपने लगा था। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैंने तुमसे गले मिला। यानी इसके बावजूद, ये सब कुछ जानते हुए भी कि मैं तुमसे गले मिला, और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते भी किया। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया। करेक्ट, ओ अतिथि, तुम्हारे सम्मान में मैंने क्या किया? जो अपर मिडिल क्लास का जो भोजन होता है, डिनर होता है, उसमें मैंने बदल दिया। एक दो, तुम्हें याद होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। मीठा, इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। यह जो हम कर रहे थे इसमें एक आशा छिपी हुई थी कि तुम अच्छे मेहमान नवाजी की छाप लेकर वापस चले जाओगे, और यह आशा थी कि एक दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे।
हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। ध्यान दीजिए बच्चों कि मेहमान नवाजी क्या है। मेहमान नवाजी, कोई जब अतिथि आकर हमारे यहाँ रुकता है तो अतिथि मेहमान नवाजी करवाता है। मेहमान नवाजी उसका उसके लिए कहेंगे। और जो मेहमान का स्वागत करता है उसे मेजबानी कहते हैं। मेजबान और मेहमान, आया हुआ अतिथि मेहमान कहलाता है और जो उसका स्वागत करता है, जिसके यहाँ आया होता है, उसे मेजबान कहते हैं। मेहमान नवाजी अतिथि करवाता है और मेजबानी वह जो जिसके यहाँ आया होता है वह मेजबानी करता है, स्वागत करता है। तो ये देखिए, हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की। रात में तुम्हें हमने जो हाई मिडिल क्लास होता है, अपर मिडिल क्लास, उसका हमने उस सीमा तक हम गए और डिनर में बदल दिया और फिर थोड़ा सा उससे नीचे होकर हमने दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है। ये इसकी बात मैं कर रहा हूँ। दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। हमारे सत्कार का आखिरी छोर है जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा क्षण अभी आ जाना चाहिए था। अब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। लेखक क्या सोचता है कि अब 2 दिनों के बाद जो है, अच्छी मेहमान नवाजी करवाने के बाद जो है, मेहमान जो है वह चला जाएगा और पत्नी के साथ लेखक उन्हें स्टेशन तक, रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाने की वह सोचता है और वह कहना चाहता है कि 1-2 दिन और रुक जाते तो, लेकिन मेहमान नहीं रुकता। लेखक ऐसा सोचता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह मेहमान गया नहीं। तीसरे दिन भी कि सुबह तुमने मुझसे कहा मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यानी यह आघात अप्रत्याशित था। प्रश्न हो सकता है कि लेखक कब लेखक को अप्रत्याशित आघात लगा, तो यहाँ से उसका उत्तर आप दे सकते हैं कि तुम्हारे सामीप्य की बेला एकाएक यूं रबड़ की तरह खींच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। लेखक कह रहा है कि तुम्हारे सामीप्य, तुम्हारे यहाँ रहने की का जो समय है, रबड़ की तरह यूं खींच जाएगा, मुझे इसका अनुमान नहीं था, कोई अंदाजा नहीं था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। लेखक कह रहा है कि अतिथि देवो भव की जो हमारी भारतीय संस्कृति है, कभी कभी वो हमें लगता है कि हमेशा अतिथि देवता नहीं होता, वह कभी कभी थोड़े अंशों में राक्षस भी होता है। क्योंकि वो जब अतिथि रुक जाए, ज़्यादा दिनों तक रुक जाए, तो वह फिर देवता नहीं, वह कष्टदायक हो जाता है। तो वही हाल यहाँ पर है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, मैंने कहा। मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं, मैंने कहा। और कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। अब ध्यान दीजिए, औपचारिक कुर्ता, सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता, क्या अर्थ है इसका? लेखक ने ऐसा क्यों प्रयोग किया है? लेखक ने प्रयोग इसलिए किया है कि घर में हम जो बाहर जाने वाले कुर्ते को या शर्ट को, पैंट को नहीं पहनते हैं, उसे हम उतार कर रख देते हैं और साधारण जो है घर वाला जो कपड़ा है उसे हम पहनते हैं। तो लेखक उस समय शायद बनियान में ही रहा होगा, इसलिए कह रहा है कि सहज बनियान पर, सहज यानी घर में हम सहज रूप में रहते हैं, किसी भी तरह से रहते हैं, तो सहज रूप में उस पर औपचारिक कुर्ता, औपचारिक कहते हैं फॉर्मल,
कहीं बाहर जब निकलने लगते हैं तो औपचारिक रूप से तैयार होकर निकलते हैं, तो यहाँ पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा, ध्यान दीजिएगा, इसलिए यहाँ पर यह प्रयोग है। कहाँ जा रहे हैं, पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं। मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई। भाई बड़ी तो होनी ही थी। अब जहाँ लेखक की ये लोग सोच रहे हैं कि लेखक और लेखक की पत्नी ये सोच रहे हैं कि मेहमान अब जाने वाला है, अब चला जाएगा, और कहाँ मेहमान कहने लगा कि कपड़े को लॉन्ड्री में देना है, धुलने के लिए देना है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों को इसकी दिक्कत तो होगी ही। पत्नी की आंखें बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व, लेखक क्या कह रहे हैं, आज से कुछ बरस पूर्व इसी तरह से हुआ था। ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। यानी कि जो लेखक अकेले शहर जाता था, वहाँ पे रहकर काम करता था, तो अपना अकेलेपन का बिस्तर समाप्त कर दिया था और सपत्नीक परिवार के साथ रहने लगे थे। पर अब जब वही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों तक ठहरेगा। लेखक ने एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया कि वो आंखें क्यों बड़ी हुई थी। बड़ी इसलिए हुई थी कि उन्हें लग रहा था, उनकी पत्नी को लगा कि लेखक अतिथि जो है अभी और ठहरेगा और रुकेगा। इसलिए हैरानी में, आश्चर्य में उनकी आंखें बड़ी हो गई थी। और आशंका निर्मूल नहीं था। जो लेखक की पत्नी की आशंका थी वह बेकार नहीं थी, यूं ही नहीं थी। अतिथि तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुल गए और तुम यहीं हो। यानी तुम्हारे कपड़े आ गए हैं धुलकर, लेकिन तुम अभी भी यहीं हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलबटे पड़ी चादर बदली जा चुकी हैं, तुम यहीं हो। देखिए शब्द कैसे, वाक्य कैसे प्रयोग किया है कि तुम्हारे भरकम शरीर से सलबटे पड़ी चादर बदली जा चुकी हैं। चादर हम कब बदलते हैं? अमूमन आमतौर पर मिडिल क्लास में एक ही चादर को हम कम से कम 2 दिन तो चलाते ही हैं। तो यहाँ पर देखिए सलबट चादर बदली जा चुकी है, और नहीं तो एक ही चादर जो बिछी होती है उसको ठीक हम झाड़ झूड़ कर फिर से दोबारा उसी चादर को बिछा देते हैं, 3-4 दिनों तक चला देते हैं। तो यहाँ पर वही हो रहा है। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। तुम्हें देखकर जो मुस्कुराहट फूटती थी, जब हम किसी दोस्त से हम मिलते हैं, पहली बार मिलते हैं, तो उसे देखकर हम ठहाके लगाते हैं, जोर से हंसते हैं, प्रफुल्लित मुद्रा में मिलते हैं। लेकिन अब वही क्या हुआ, अब वही मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी मुस्कुराहट में बदल गई, लुप्त हो गई, खत्म हो गई। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे, अब दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। अब इसे न तुम हिला रहे हो न मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूं और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चुक गए। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य, और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया, और अब एक चुप्पी है। अब देखिए कितनी सारी बातें होती हैं। एक दोस्त जो होता है उससे हम कितनी तरह की बातें कर सकते हैं, हर चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। और यहाँ तक कि जो हम कॉलेज के दिन जो बिताए होते हैं वो तो हमारा बहुत ही फेवरेट होता है। परिवार के बारे में, बच्चे के बारे में, नौकरी के बारे में, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य, और यहाँ तक कि हम अपनी जो पुरानी प्रेमिकाएं होती हैं, कॉलेज के दिनों की जो प्रेमिकाएं होती हैं, उनके बारे में भी हम बातचीत कर लेते हैं। करे अब वो चुप्पी में बदल गया है। सौहार्द अब स्नेह स्नेह यानी धीरे धीरे बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। जो एक प्रेम था वह धीरे धीरे, स्नेह स्नेह धीरे धीरे बोरियत में बदल रहा है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है। जो तुम्हारे बारे में जो मेरी अच्छी भावनाएं थी, अब धीरे धीरे क्रोध, गुस्सा और धीरे अब गालियों में भी परिवर्तित होने लगा है। पर तुम जा नहीं रहे हो। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है? किस अदृश्य से? शायद हो सकता है कि लेखक के सामने समय में फेविकॉल का जोड़ नहीं होगा, नहीं तो लेखक गोंद की जगह पे फेविकॉल करता।
प्रयोग। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि चिपक गया, मैं इस भेद को परिवार नहीं समझ पा रहा हूं। जो लेखक कह रहा है कि जिस तरह से तुम अदृश्य गोंद से चिपक गए हो, यहीं पड़े हुए हो, तो ये मैं परिवार पत्नी सहित तुम्हारे इस बात को नहीं समझ पा रहा हूं कि तुम कैसे क्यों नहीं जा रहे हो। बार बार या मन में प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था कि कब तक टिकेंगे ये। मैंने कंधे उचका दिए, क्या कह सकता हूं। अब मैं भी क्या कह सकता, मुझे भी नहीं पता था कि मैं तो प्रश्न हो सकता है कि पति पत्नी लेखक और उनकी पत्नी किस रहस्य को समझने में अक्षम थे, नहीं समझ पा रहे थे लेखक के जाने का। इस तरह से गद्यांश दिए जाएंगे और गद्यांश के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते हैं। और ये प्रश्न जहाँ जहाँ होगा बीच में मैं बताते हुए चलूँगा। अंत में तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा ही कि बहुविकल्पीय प्रश्न और कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न को जोड़कर। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूं, हल्की रहेगी। बताओ, सत्कार की उष्मा समाप्त हो गई। क्या लेखक से उसकी पत्नी ने कहा कि आज तो मैं खिचड़ी बनाने जा रही हूं, हल्की रहेगी। तो उन्होंने कहा, लेखक ने कहा बनाओ। सत्कार की उष्मा समाप्त हो गई। जो एक स्वागत का की जो एक गर्मजोशी जो है, वो उष्मा जोश उत्साह जो है वो समाप्त हो गया है और डिनर से चले थे खिचड़ी पर आ गए। लेखक कह रहे हैं, हाँ कहा हमने तुम्हारी डिनर से हमने स्वागत किया था और हम खिचड़ी पर आ गए हैं। अब भी अगर तुम यहीं बने रहे तो अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। कि अगर तुम अभी भी अगर तुम यहीं पर बने रहोगे तो हम उपवास पर भी चले जाएंगे, उपवास करेंगे। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, तुम जाओ ना अतिथि। जो तुम्हारा और हमारा जो संबंध है संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, समाप्ति की बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं ये तुम्हारे संबंध। इसलिए अब यह हाई टाइम है जाने का, अब तुम जाओ। तुम्हें यहां अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूं दूसरों के यहां अच्छा लगता है। लेखक कह रहा है, मनी मन कह रहा है कि तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है। वो लेखक कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ दूसरों के यहाँ रहना हमेशा सबको अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। स्वीट होम इसलिए कहा गया है क्योंकि हम अपने घर में जिस किसी भी तरह से रह सकते, दूसरे के घर में हम एक तो हम किसी भी तरह से नहीं रह सकते, बिल्कुल फॉर्मल तरीके से ही रहना होता है। और जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आ जाता है तो एक तो हमारी आज़ादी भी छिन जाती है। हम जिस तरह से किसी के न होने पर अपने परिवार के सदस्यों के सामने जिस तरह से रहते हैं उस तरह से कम नहीं रहते। औपचारिक तरह से हमें रहना होता है, अनौपचारिक रूप से नहीं रह सकते। इसलिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है, इसी कारण स्वीट होम कहा गया है। लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। अब ये लेखक ने बोला नहीं है, लेखक के मन में ये प्रश्न हो रहा है, उठ रहा है कि प्रिया ये सोचो कि शराफत जो है, शराफत भी एक चीज़ है और गेट आउट भी एक वाक्य है। गेट आउट भी कहा जा सकता है। अधिक दिनों तक रहोगे तो गेट आउट भी हम कह सकते हैं। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। आशा है वह तुम्हें चूमेगी। तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। सम्मानपूर्ण, तुम अपने आप निर्णय ले लोगे जाने का, और नहीं तो हमें गेट आउट तक कहना पड़ेगा। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा, मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा, मैं अपनी बातों पर नहीं रह पाऊंगा और लड़खड़ा जाऊंगा। यानी मैं अपनी जबान अपने इरादे से गिरने लगूंगा। हो सकता है कि मैं तुम्हें गेट आउट भी कह दूं।
मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। एक देवता और मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? देवता दर्शन देकर चले जाते हैं, उसी तरह अतिथि भी आते हैं, घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन रुककर चले जाते हैं। इसी में उसका देवतापन बना रहता है। अगर वही कई दिनों तक रह जाए तो वह देवता नहीं रहता है, फिर वह राक्षस का रूप ले लेता है। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम लौट जाओ अतिथि। इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। अपनी वाली पर उतरे यानी अपने असलियत में आ जाए, तो फिर यानी तुम्हें गेट आउट करे, धक्के देकर भगा दे, तो उससे पहले कि तुम लौट जाओ, अपने घर लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? और लेखक अतिथि के आने से परेशान है, बेहद बुरी तरह परेशान है। इसलिए लेखक कहता है कि तुम लौट जाओ। तुम कब लौटोगे अतिथि? तुम लौट जाओ, और इसी में तुम्हारी भलाई है। लेखक क्या कहता है? इसी में तुम्हारी भलाई है, तुम जब लौटोगे। अब लेखक के सामने एक प्रश्न है कि लेखक यह सोचता है कि आखिर इस मेहमान को क्या हो गया, इतने दिनों तक क्यों रुका हुआ है। ये लेखक के सामने प्रश्न है, और इस प्रश्न को देखिए, एक मैं छोटा सा आपको कह दूं, एक मैं पढ़कर सुना रहा हूं, लिखा हुआ है कि इस व्यंग प्रधान लेख में लेखक ने जबरदस्ती मेहमान नवाजी करवाने वाले मित्र के आचरण और व्यवहार की आलोचना करते हुए अतिथि सत्कार के प्रसंग पर करारा व्यंग किया है। ये मैंने आपको पहले भी कहा था, शुरुआत में ही कहा है कि ये व्यंग निबंध है, एक तरह से व्यंग है। मेहमान के घर आने पर पति पत्नी ने उनका स्वागत किया। मेहमान 4 दिन रुकने के बाद भी जाने का नाम नहीं ले रहे थे। लेखक के सद्भाव अब शब्द में बदलने लगे थे, गेट आउट तक कहने की स्थिति आ गई थी। कहाँ लेखक ने ये स्वागत किया था डिनर से, और अब खिचड़ी पर, और खिचड़ी से भी नीचे उपवास तक के बारे में सोचने लगे थे। अतिथि यदि देवता के समान स्वागत सम्मान चाहते हों तो उन्हें भी अपनी सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। मेहमान बनकर किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए। इस रचना के माध्यम से लेखक ने यही समझाने की कोशिश की है। इसलिए मैंने ये पढ़कर आपको सुनाया है, इसलिए सुनाया कि इस पाठ का उद्देश्य है क्या, आखिर क्या चाहता है। देखिए, इसमें पाठ में 3 कैरेक्टर हैं, 3 पात्र हैं, लेखक, लेखक की पत्नी और अतिथि। अब इन तीनों में के अपने अपने हैं, लेखक और लेखक की पत्नी। तो चूंकि जब तक लेखक स्वागत करता है, लेखक अपने मित्र से मिलता है, उसका स्वागत करता है, उसकी पत्नी भी हाथ जोड़कर सादर नमस्ते करती है, लेकिन जब लेखक का दोस्त जो है वह अधिक दिनों तक रुक जाए तो भला लेखक भी क्या करे, क्या कर सकता है। कुछ प्रश्न बनेंगे, उन प्रश्नों के उत्तर मैं अगले उसमें लेकर आऊँगा। आज मैंने आप लोगों के लिए तुम कब जाओगे अतिथि पाठ को एक्सप्लेन किया है। अब इससे जो जुड़े हुए प्रश्न हैं, जो चाहे वह बहुविकल्पीय प्रश्न हो, चाहे वह प्रश्न कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न हो, उन सभी प्रश्नों को लेकर मैं अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि इस पाठ के माध्यम से लेखक आखिर क्या कहना चाहता है। तो लेखक कहना चाहता है कि आखिर वह बताना चाहता है कि मेहमान को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। एक अच्छा आदर्श जो मेहमान होता है उसे मेहमान नवाजी कितने दिनों तक करनी चाहिए, और अपने मेजबान के हितों का भी ख्याल रखना चाहिए। केवल हमें अपने स्वार्थी मेहमान नहीं चाहिए जो मेजबान के हितों का ख्याल न रखे। इसलिए ऐसा मेहमान होना चाहिए जो हम जिसके यहाँ जाते हैं उसकी मेजबानी, अपने जो मेजबान होते हैं उनके भी हितों का ख्याल रखें, उनके भी उनके जो अपनेपन है, अपना समय है, उसके बारे में हम सोचें। ये नहीं कि सिर्फ हम अपने बारे में सोचें, उसे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, और हमें कितने दिनों तक रहना चाहिए, ये किस प्रकार हमें अपने मेहमान के यहाँ क्या पूर्व सूचना देकर जाना चाहिए। यह भी एक है सवाल कि हम अगर किसी के यहाँ जाते हैं, अतिथि बनकर जाते हैं,
या मेहमान बनकर जाते हैं, तो हमें क्या उसके बारे में पहले सूचना नहीं देनी चाहिए? पूर्व सूचना देकर जाना चाहिए, जिससे कि वह भी मानसिक रूप से तैयार हो सके। तो ये पाठ मैं आपके लिए लेकर आया था। अब अगले उसमें मैं इसके प्रश्नोत्तर लेकर आऊँगा। अब अ, अपनी वाणी को विराम देने से पहले आपसे एक अनुरोध करूँगा, और वह अनुरोध आप जानते हैं कि मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि यह पाठ कैसा लगा या वीडियो कैसा लगा, चैट बॉक्स में कमेंट्स करके या कमेंट्स बॉक्स में लिख कर आप हमें ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। अगर आपके दोस्त हिंदी में कमज़ोर हैं तो उसे आसानी होगी, या किसी कारण से क्लास को अटेंड नहीं कर पाया है, स्कूल में नहीं जा पाया है, तो वो इस पाठ को जैसे मैं क्लास में एक्सप्लेन करता हूँ उसी तरह से मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि आपको मैं करवा दूँ और फिर आप उससे लाभान्वित हो सकें। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।